गांव में रहने वाली सोनाली की सुंदरता पूरे गांव में मशहूर थी। सोनाली की खूबसूरती को उसके लंबे घने बाल और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। सोनाली के रेशम जैसे बाल पूरे गांव में किसी के नहीं थे। ये सब सोनाली की सौतेली माँ चंद्रलेखा और उसकी सौतेली बहन पारुल से देखा नहीं जाता था। वो दोनों उससे बहुत जलती थी। दोनों माँ बेटी सोनाली को बहुत परेशान करती थी। ऐसे ही एक दिन सोनाली कॉलेज से घर आई और बोली, माँ मुझे कॉलेज में एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करने का ऑफर मिला है, क्योंकि पूरे कॉलेज में मेरे जैसे सुंदर घने और लंबे बाल किसी के नहीं है। कॉलेज वाले मुझे 2 दिन के लिए मुंबई भेज रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं मुंबई जा सकती हूँ? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। वैसे भी मैं तेरा कॉलेज आना जाना बंद करने वाली थी। तू तो कॉलेज चली जाती है और घर का सारा काम तो मुझे अकेले ही करना पड़ता है। और हाँ, मेरे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है जो तुझे घर बैठा कर मुफ्त की रोटी खिलाऊं। तेरा पिता कोई लाखों का बैंक बैलेंस नहीं छोड़ कर गया, समझी? बहुत कर ली तूने पढ़ाई, अब घर बैठकर चूल्हा चौका संभाल। माँ एक बार जाने दीजिए, सिर्फ 2 दिन की ही तो बात है। उसके बाद जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। प्लीज मुझे एक एडवर्टाइजमेंट करने दीजिए, मेरे करियर का सवाल है। तुझे एक बार समझाने पर भी बात समझ नहीं आती। सुन, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाकर गर्मा गर्म चाय बना कर ला। और हाँ, अपने दिमाग से एडवर्टाइजमेंट करने का भूत उतार दे, नहीं तो मार मार के तेरे मुंह की खूबसूरती बिगाड़ दूंगी। अपनी सौतेली माँ की बात सुनकर सोनाली का दिल टूट गया। सोनाली रोते हुए रसोई में चाय बनाने चली गई। तभी पारुल खुश होते हुए बोली, वाह माँ, आपने बहुत अच्छा किया। माँ तुम इसे जाने मत देना, इसे बहुत घमंड है अपने बालों पर। कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियाँ इसके बालों की सुंदरता की बहुत तारीफ करते हैं। इस कलमोही को अपने बालों पर बहुत घमंड है ना? हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये कभी घर से बाहर ही ना जा पाए और घर में नौकरानी बनकर चुपचाप हमारे काम करती रहे। ऐसा बोलकर फिर चंद्रलेखा कुछ सोचने लगी। माँ तुम क्या सोच रही हो, मुझे भी तो बताओ। बस बेटी, तुम देखती जाओ अब मैं इस मनहूस के साथ क्या करती हूँ। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये कभी भूल ही नहीं पाएगी। रात में चंद्रलेखा सोनाली के सो जाने के बाद सोनाली के शैम्पू में चुपके से एक केमिकल मिला देती है। पारुल बेटी, अब देखना कल सुबह मेरा कमाल। कल सुबह ये किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से इस मनहूस ने मेरा सुख चैन छीन रखा है। जब देखो हर कोई मुझे ये कहता रहता है कि सोनाली कितनी सुंदर है, सोनाली के बाल कितने सुंदर है। अब देखती हूँ कौन इसकी तारीफ करता है। वाह, ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। बस अब मुझे कल सुबह का इंतजार है। अगली सुबह सोनाली जब सोकर उठी और जब उसने शैम्पू से अपने बाल धोए तो उसके सारे बाल एक एक करके गिरने लगे और कुछ ही पलों में वो पूरी गंजी हो गई। जब सोनाली ने अपने आप को आईने में देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर चंद्रलेखा और पारुल दौड़ते हुए उसके कमरे में आ गयी। क्यों रे मनहूस, क्यों रो रही है? सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर दी। माँ देखो ना, मेरे बाल अचानक से सारे गिर गए और मैं गंजी हो गई। तूने ऐसा क्या लगाया था जो तेरे बाल सारे के सारे गिर गए? माँ आपको पता नहीं, ये अपने बालों में तरह तरह के केमिकल प्रोडक्ट लगाती थी अपने बालों को लंबे और घने बनाने के लिए। चलो अब अच्छा ही हुआ, इसका सारा घमंड आज टूट गया। इसे बहुत घमंड था ना अपने बालों पर। नहीं माँ, मैंने कभी भी अपने बालों में कोई केमिकल प्रोडक्ट नहीं लगाया। फिर मेरे बाल अचानक से सारे गिर कैसे गए?
हमें क्या पता जो तू हमसे पूछ रही है, क्या हमने तेरे बाल गायब कर दिए? एक तो सुबह सुबह हमारी नींद खराब कर दी और हम पर उल्टा इल्जाम लगा रही है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए चंद्रलेखा सोनाली की पिटाई करने लगी और फिर चंद्रलेखा और पारुल हंसते हुए कमरे से चली गयी। लेकिन सोनाली दुखी होकर अपने कमरे में पूरा दिन उदास बैठी रही। उस दिन सोनाली ने कुछ नहीं खाया। परेशान होकर शाम के समय सोनाली घर के पास के एक गार्डन में जाकर बैठ गई और रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। मैं क्या करूँ माँ, मुझे इतना अच्छा ऑफर मिला था एडवर्टाइजमेंट में काम करने का, मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल रहा था, लेकिन मेरा सपना लगता है कभी पूरा ही नहीं होगा और अब गंजी होने की वजह से मैं कॉलेज भी कभी नहीं जा पाऊंगी। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। माँ, अगर तुम जिंदा होती तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होता। ये कहते हुए सोनाली रोए जा रही थी कि तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आई। क्या हुआ बेटी? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊँ अम्मा मैं आपको, मेरे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मुझे मेरे कॉलेज की तरफ से एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिला था। उस एडवर्टाइजमेंट की मदद से मेरा करियर बन सकता था, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा करियर ना बन सके, इसलिए मेरी सौतेली माँ ने मेरे बालों के साथ कुछ तो कर डाला जिससे मैं गंजी हो गई। बेटी, दिल छोटा नहीं करते, जिनका मन साफ होता है ऊपर वाला उसकी मदद जरूर करता है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें छोटी परी के जादुई बालों के पेड़ के बारे में बताती हूँ। वहाँ जाकर तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें वहाँ अकेले ही जाना होगा। ये कहकर बूढ़ी अम्मा अदृश्य हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद सोनाली बूढ़ी अम्मा की बताई हुई जगह पर पहुँची, जहाँ छोटी परी का जादुई बालों का पेड़ था। उसके पास जाकर सोनाली कहती है, हे जादुई बालों वाले पेड़, मुझे मेरे पहले जैसे सुंदर बाल चाहिए। तभी जादुई बालों के पेड़ में से आवाज आई। जादुई पेड़ कहता है, सोनाली, तुम्हें पहले जैसे सुंदर बाल पाने के लिए सामने जो नदी दिखाई दे रही है उसमें से पानी लाकर मेरी जड़ों में डालना होगा। अगर तुम्हारा मन सच्चा और साफ होगा तो मेरे पेड़ पर लगे हुए फूल खिल उठेंगे और तुम्हारे बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर, घने और लंबे हो जाएंगे। जादुई पेड़ के कहने पर सोनाली ने नदी से पानी लाकर जादुई पेड़ में डाल दिया और देखते ही देखते जादुई पेड़ के सभी फूल सोनाली के सर पर गिरने लगे। फूल गिरते ही सोनाली के बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर, लंबे और घने आ गए, जिन्हें देखकर सोनाली खुशी से नाचने लगी। उसके पास सोनाली छोटी परी के जादुई बालों के पेड़ का धन्यवाद करके वहाँ से चली गई और फिर पूरी तैयारी करके वो मुंबई के लिए निकल जाती है। कंपनी में पहुंचकर सोनाली अपना एडवर्टाइजमेंट शूट करवाती है। देखते ही देखते सोनाली के बालों का एडवर्टाइजमेंट बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। इसकी वजह से उसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के ऑफर मिलने लगे, यहाँ तक कि उसे मॉडलिंग के भी ऑफर आने लगे। एक दिन चंद्रलेखा और पारुल हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अचानक सोनाली को टीवी में देखकर दोनों चौंक गईं। माँ, देखो तो, ये तो वही सोनाली है। हमें तो लगा था कि हमारा घर छोड़कर ये कहीं भाग गई है, मगर देखो तो ये कितनी बड़ी मॉडल बन गई। हाँ बेटी, मैंने कितनी कोशिश की इस मनहूस को रोकने की, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इसके बाल इतने ज्यादा लंबे, घने और सुंदर कैसे हो गए।
माँ बेटी आपस में बातें कर ही रही थी कि अचानक से वहाँ सोनाली आई और बोली, आपने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाऊँ और मैं अपना करियर ना बना पाऊँ, मगर आप दोनों को पता नहीं है, ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता। ये कहते हुए सोनाली घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और एडवर्टाइजमेंट करने के बदले उसे जो भी पैसे मिले थे उससे एक छोटा सा घर खरीदकर वो हंसी खुशी से अपनी आगे की जिंदगी जीने लगी। वहीं दूसरी ओर चंद्रलेखा और पारुल दोनों हाथ मलती रह गयीं। ये कहानी लखनपुर नाम के एक गांव की है, जहां पर किरण और श्रेया नाम की 2 सौतेली बहनें रहती थी। श्रेया बहुत खूबसूरत थी, उसके गोरे चेहरे पर तीखे नैन नक्श उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। वहीं दूसरी तरफ किरण के सांवले रंग और उसके सर पर बाल ना होने के कारण लोग उसका बहुत मजाक बनाते थे। एक दिन किरण नहाने जा रही थी, तभी उसने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ बाथरूम में शैम्पू खत्म हो गया है, अब मैं अपने बाल कैसे धोऊं? किरण की ये बात सुनकर श्रेया जोर जोर से हंसने लगी। क्या हुआ श्रेया, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? तुम ऐसी बातें ही कर रही हो, किसी को भी हंसी आ जाए। तुम बेकार में शैम्पू खत्म होने की बात माँ से कर रही हो। क्या फायदा इन बचे कुचे बालों को चमकाकर? ऊपर वाले ने तुझे क्या यूनिक पीस बनाया है? काली पीली खूबसूरती के साथ ऊपर वाले ने तेरे बालों के साथ मजाक किया है, मजाक। बस करो श्रेया, मेरा मजाक बनाकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच सच बताना, मेरी खूबसूरती तुम्हारी आँखों में तो बहुत चुभती होगी। क्यों? सही कहा ना मेरी काली बहन। श्रेया के ताने सुनकर किरण की आंखें डबडबा जाती हैं, लेकिन केवल वो चुप होकर सब कुछ सुन ही सकती थी, क्योंकि ऊपर वाले ने उसको खुद ऐसा रंग रूप देकर ज्यादा बोलने का अधिकार नहीं दिया था। वो झट से अपनी किताबें उठाकर अपनी कॉलेज चली जाती है। कॉलेज पहुंचने पर भी किरण को तानों से छुटकारा नहीं मिलता। उसके पहुंचते ही कॉलेज की लड़कियां अपनी बाकी सहेलियों से कहने लगी, देखो देखो गर्ल्स, आ गई हमारे कॉलेज की काली चुड़ैल। मेरे हिसाब से तो इसे कॉलेज से निकाल देना चाहिए। इसके झड़ते बालों को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको कैंसर की बीमारी है। ये मजाक पल भर के भीतर ही कॉलेज के हर बच्चे तक पहुंच जाता है। कॉलेज के लड़के और लड़कियां किरण पर पत्थरबाजी करने लगते हैं, जिससे किरण लहूलुहान हो जाती है। मत मारो मुझे, मैं कसम खा रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरी ये बदसूरती और कम बाल ऊपर वाले की ही देन है। गाइस, हम लोग रुकेंगे नहीं। ये लड़की झूठ बोल रही है, इसको पक्का कोई न कोई गंभीर बीमारी है। कॉलेज के बच्चों में ऐसा सुलूक देखकर किरण वापस घर आ जाती है। तभी पीछे पीछे उसकी सौतेली बहन श्रेया भी घर पहुंच जाती है। किरण को इतनी बुरी हालत में देखकर उसकी सौतेली माँ उससे कहती है, हाय हाय काली भैंसिया, ये काली के साथ साथ लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? ये क्या बोलेगी माँ, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। मैंने कॉलेज के बच्चों के मुंह से सुना है कि इस काली चुड़ैल को कैंसर की बीमारी है। इसे घर से रफा दफा कर दो माँ, वरना कहीं इसके कैंसर का रोग हमें न लग जाए। नहीं माँ, आपको तो पता ही है मुझे कोई बीमारी नहीं है। मुझे घर से मत निकालना, वरना मैं कहाँ जाऊँगी? किसी खाई में जाकर मर जा या फिर किसी नदी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब मैं तुझे अपने घर में नहीं रखने वाली। इस बदसूरती के साथ तुझसे कोई शादी भी नहीं करेगा और पूरी जिंदगी मैं तुझे अपने साथ तो रखने वाली नहीं हूँ। चल बेटी श्रेया, इसको बाहर का रास्ता दिखा कर आते हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर बेचारी किरण को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। किरण रोते बिलखते जंगल की ओर चली जाती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है।
काश मैं माँ की कोख में ही मर गई होती। ये काला रंग और बालों की कमी मेरे जीवन का काल बन गया है। आज सिर्फ कॉलेज में पत्थरबाजी हुई है, कल को समाज से मेरा बहिष्कार हो जाएगा। कहाँ हो तुम माँ? क्या मेरा दुख तुम्हें दिखाई नहीं देता? इतना कहते हुए किरण बहुत रोती है और रोते रोते बेचारी की आँख लग जाती है। तभी किरण सपनों में खो जाती है और उसके सपने में उसकी स्वर्गवासी माँ आती है। अपनी माँ की आत्मा को देखकर किरण कहती है, माँ आप कहाँ चली गई थी अपनी बिटिया को छोड़कर? आपको दिखाई नहीं देता क्या? ये दुनिया किस तरह मेरे जले पर नमक छिड़कती है। ये दुनिया स्वाद से भरी है माँ, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। आप मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं किरण बेटी, मैं तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ। मैं तो तेरी ये बदसूरती मिटाने आई हूँ। किरण की स्वर्गवासी माँ की इतना कहते ही उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी सीधा किरण के अंदर जाकर समा जाती है और देखते ही देखते किरण बहुत खूबसूरत हो जाती है और उसके लंबे काले बाल आ जाते हैं। किरण बेटी, ये काले लंबे बाल अब से तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार दोनों है। अब जब तुम कभी इन लंबे काले बालों से मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। तभी अचानक से किरण की आँख खुल जाती है और वो अपने सामने अपनी स्वर्गवासी माँ को नहीं पाती तो वो उदास हो जाती है। जब वो अपने बालों को देखती है तो सचमुच उसके बाल लंबे और काले हो चुके थे और वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। ये क्या, मेरे बाल तो सच में जादुई लंबे काले बाल हो गए। अब मुझे घर जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब मेरी सौतेली माँ को मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद किरण घर के लिए निकल पड़ती है। घर पहुँचने पर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उसके लंबे काले बालों को और उसकी खूबसूरती को देखती हैं, तो वो दोनों हैरान रह जाती हैं। देखो माँ, मेरे बाल कितने लंबे हो गए हैं और मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। मेरी स्वर्गवासी माँ मेरे सपनों में आई थी, उन्होंने ही मुझे ये जादुई बाल और खूबसूरती दी है। क्या कहा तूने? जादुई बाल? हम कैसे मान ले कि तेरे बाल जादुई है? जरा हमें भी तो इसका जादू करके दिखा। ठीक है माँ, ऐ मेरे जादुई बाल, दिखा दो अपना कमाल। किरण के ऐसा कहते ही उसके काले लंबे बालों से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है। अरे वाह किरण, मैं तो तुझे खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो बड़े ही काम की चीज निकली। अपनी इस माँ की कहा सुनी को माफ कर देना बिटिया। और वैसे भी परिवार में थोड़ी बहुत खटपटी तो होती ही रहती है। जादुई लंबे काले बालों के कारण किरण को अब वो सारी खुशी मिलने लगती है जो वो चाहती थी। किरण अब अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक दिन किरण अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी, तभी एक टीबी की रोगी महिला उसके पास आकर उसके पाँव पकड़ लेती है। जरा ठहरो बेटी, जरा मुझ पर तरस खाओ, मेरी मदद करो बेटी। बेटी, अरे बेटी, इस औरत से दूर हो जा, नहीं तो इसकी बीमारी तुझे भी लग जाएगी। आप शांत रहो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐ मेरे जादुई लंबे बाल, दिखा दो अपना कमाल। किरण के इतना कहते ही उसके बालों से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। ये देखकर वो औरत कहती है, मैं बीमार औरत इस धन का क्या करूँगी बेटी? हर पल मेरा शरीर इस बीमारी से तड़प रहा है। इंसान मुट्ठी बांध कर इस दुनिया में आता है, लेकिन धन बटोरने की होड़ में ये भूल जाता है कि एक दिन उसे हाथ खोलकर इस संसार को जाना है। ये सारा धंधा धरा का धरा रह जाता है बेटी। क्या तुम मुझे जीवन दे सकती हो? ऐ मेरे जादुई लंबे काले बाल, इस महिला की मदद करो, इसकी बीमारी ठीक कर दो। यकायक किरण के बाल चमकने लगते हैं और उस औरत की सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ये करिश्मा देखकर वो औरत आभार प्रकट करती है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया। तुम्हारे इन जादुई बालों ने मुझे बीमारी से उबारा है। ऊपर वाला तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। मुस्कुराती हुई किरण अपनी सौतेली माँ के साथ घर वापस लौटती है और समय बीतने लगता है। किरण अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। कोई भी उसके घर से खाली हाथ नहीं जाता था। जो गांव वाले उसकी बदसूरती का मजाक बनाते थे, अब वही उसकी हर जगह तारीफ करने लगे। ये सब देखकर श्रेया को बहुत जलन होने लगती है। जब से इसके जादुई लंबे बाल आ गए हैं, इसके तो ठाठ ही बदल गए हैं। ये कल की काली बंदरिया सुंदर होने के बाद रुबाब झाड़ रही है। आज रात में इसके जादुई बालों को हमेशा के लिए काट दूंगी। बदले की भावना को मन में बैठाए हुए श्रेया उसी रात दबे पांव कैंची लेकर किरण के कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो किरण के बालों को छूती है, उसकी कैंची हवा में उड़ जाती है और उसी के सर के सारे बाल काट देती है। अरे अरे, मेरे बाल कहाँ गए? ये क्या हो गया? अरे मैं गंजी कैसे हो गई? श्रेया की आवाज सुनकर किरण नींद से जाग गई और वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई। अरे क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों कर रही है? अरे श्रेया, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ, मैं तो किरण के जादुई बाल काटने आई थी, लेकिन पता नहीं कैसे कैंची खुद ब खुद मेरे बालों को काट कर चली गई। ये करके तूने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। काश श्रेया तुम समझ पाती कि जलन जलती आग की तरह होती है। मैं हमेशा से तुम्हें अपनी सगी बहन मानती आई हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो, इसलिए तुम्हारा आज ये हाल है। अपनी बहन के सामने अपना भेद खुल जाने पर श्रेया का सर झुक जाता है। जब तक उसके नए बाल नहीं आ जाते, तब तक उसको इसी तरह रहना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ किरण अपने जादुई बालों से बहुत सारे लोगों की मदद करती है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी से गुजारने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।